जिंदगी का साथी अगर साथ छोड़ जाए तो औरत पर क्या गुजरती है, यह मैंने उस वक्त जाना जब अचानक अनिकेत दुनिया से चले गए। वो अच्छे भले तो थे, कोई बीमारी नहीं थी, रात का खाना खाकर चाय पी रहे थे कि एक बार खांसे और जरा सा झुके और फिर सीधे ही ना हुए, सोफे से गिरते चले गए। मैंने और मेरे देवर अरुण ने उनको संभाला। जब मैं चीखने लगी और जोर से अनिकेत कहा तो अरुण भी आ गया। उसने मेरी मदद की और हमने अनिकेत को सोफे पर सीधा किया। हम उनको देखने लगे और अरुण ने अनिकेत की नब्ज चेक की और फिर बदहवास हो गया। उसकी हालत देखकर मैं इतने चीखना शुरू कर दिया, अरुण क्या हुआ है अनिकेत को, बोलते क्यों नहीं? भाभी भाई की नब्ज नहीं मिल रही है, अरुण ने मुश्किल से कहा और बाहर की तरफ लपका। वो गाड़ी निकाल रहा था। घर में मैं और बस अरुण ही थे। मेरे सास ससुर मोहल्ले में होने वाली एक मृत्यु में गए हुए थे और वो अनजान थे कि खुद उनका बेटा अचानक मौत का शिकार हो गया है। बच्चे अपने कमरे में थे। अंश और पिंकी इतने छोटे थे कि वो समझ ही नहीं सकते थे। अरुण ने गाड़ी निकाली और अनिकेत को उसमें डाला। इस दौरान मैंने रोते हुए अपने पड़ोसन को बताया और उनसे कहा कि वो हमारे पास आ जाएं, बच्चे अकेले हैं। रोने धोने के बावजूद मुझे बच्चों का होश था। मम्मी पापा को बताने का वक्त नहीं था, इसलिए हम दोनों रवाना हो गए। पिछली सीट पर अनिकेत का सर गोद में लिए मैं बैठी हुई थी। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। मैं कांपते हाथों से बार बार उनकी नब्ज चेक कर रही थी, मगर मुझे नब्ज देखना ही नहीं आता था और ऐसे वक्त में नब्ज का पता भी कहाँ चलता। फिर भी मैं कोशिश करती रही, उनके हाथ पैर सहलाती रही। अरुण नज़दीकी अस्पताल पहुंचा जहां इमरजेंसी की फैसिलिटी थी। डॉक्टर अनिकेत को फौरन स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए और उन्होंने मुझे और अरुण को आईसीयू में जाने से रोक दिया। अनिकेत को ले जाने वाले डॉक्टर अनिकेत की हालत देखकर चिंतित हो गए थे। 10-15 मिनट बाद जब वो बाहर आए और कहा कि पेशेंट आपका कौन है, वो मेरे भाई हैं और ये मेरी भाभी हैं, अरुण ने बताया। फिर डॉक्टर अरुण को एक तरफ ले गए और धीरे से उसे कुछ बताया। अरुण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और फिर उसने रोना शुरू कर दिया तो मुझे होश ही नहीं रहा। अब तक मैं खुद को संभाले हुए थी कि शायद अनिकेत बेहोश हैं, वो अस्पताल पहुंचकर ठीक हो जाएंगे। मगर जब मेरी उम्मीद खत्म हो गई तो मेरा हौसला भी खत्म हो गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैं और अरुण दोनों घर के अंदर आ रहे थे। 2 घंटे पहले जो घर खाली था अब भर गया था, मगर मुझे तो अब सब खाली लग रहा था। रोने और अनिकेत को पुकारने की आवाज़ें मुझे दूर से आती सुनाई दे रही थीं। मैं फिर से बेहोश हो गई। अगली बार होश आया तो सुबह हो चुकी थी और अनिकेत को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। उनके जाने के बाद भी माहौल सोगवार रहा, बल्कि कई दिन जारी रहा, क्योंकि अनिकेत न सिर्फ अपने माँ बाप के चहेते थे बल्कि उनके सारे बहन भाई उनसे बहुत प्यार करते थे और मेरे लिए तो वो पति और मेरे बच्चों के बाप ही नहीं, मेरे महबूब भी थे, क्योंकि उन्होंने मुझे वो चाहत और भरोसा दिया जो बहुत कम पति अपनी पत्नियों को देते हैं। इसलिए दुख बहुत ज़्यादा था और सब्र नहीं आ रहा था। जब कोई अपना अचानक से चला जाता है तो उनकी यादें बहुत दिन तक दिमाग और दिल पर हावी रहती हैं, मगर दुनिया इसी चीज़ का नाम है कि इंसान को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच ही लेती है। अंश और पिंकी स्कूल जाते थे। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर मैं माँ के घर आ गई। मेरे 2 बड़े भाई थे जो माँ पापा के साथ ही रहते हैं। घर अपना है और ऊपर नीचे 3 पोर्शन में। मेरे बाद 2 बहनें हैं, वो भी शादीशुदा हैं। पहली रात ही माँ बहनों और भाइयों ने मुझे घेर लिया। उनका सवाल था कि मैं कब तक ऐसी अकेली ज़िंदगी गुजारती रहूंगी। मेरा ख्याल था कि ये सवाल बस ऐसे ही किया गया है, मगर कुछ देर बाद मुझे पता चल गया कि ख़ास तौर से ये पूछा गया है और उन्हें इसका जवाब भी चाहिए था। मैंने कहा, मुझे वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, ससुर मेरी देखभाल कर रहे हैं। देखो बेटा, अभी ससुर हैं, माँ ने कहा। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, मगर जब वो नहीं रहेंगे तब कौन करेगा तुम्हारा ख्याल? ये सवाल मेरे दिमाग में भी कई बार आया था, मगर माँ और दूसरों लोगों की जोर देने पर पूछने पर मैं सोच में पड़ गई। तो मैंने सोचा, माँ तो सही कह रही हैं। वाकई जब ससुर नहीं होंगे तो कौन मेरे बच्चों का इस तरह ख्याल रखेगा? अंकुर अलग स्वभाव का था। उसने अनिकेत के बाद हमसे कोई वास्ता नहीं रखा था। अरुण अच्छा लड़का था, मगर उसकी शादी हो जाती तो वो भी अपनी बीवी बच्चों को देखता है, मेरे बच्चों को देखता। मेरी एक भाभी राधिका भाभी ने मुझसे कहा, तुम अभी जवान हो, 30 साल की भी नहीं हुई, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। उन्होंने समझाने के अंदाज में कहा कि ज़िंदगी पर तुम्हारा हक है। जवान औरत के लिए जो पति के साथ रह चुकी हो उसके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। तुम दूसरी शादी का सोचो भाभी, ये मुमकिन नहीं है। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती। ज़रूरी नहीं कि हर सौतेला बाप जालिम हो, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बात तो सही कह रही थी वो, लेकिन मैंने फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर घर आ गई कि ये लोग मुझसे इसी तरह के सवाल करते रहेंगे और अब मैं अपने ससुराल से माँ के घर नहीं जाऊंगी। मेरा ख्याल था कि मेरा व्यवहार दूसरों को समझाने के लिए काफ़ी था कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मगर मेरी माँ उन औरतों में से हैं जो एक बात की ठान ले तो उसको पूरा करके दम लेती हैं। घर पर उनकी हुकूमत थी। पापा के साथ भाई और भाभी भी माँ की बात पर अमल करते थे।
अगर माँ एक फैसला कर ले तो फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको मना करें। उन्होंने फैसला किया कि मेरी दूसरी शादी वो करेंगी, तो सबसे पहले उन्होंने पापा और भाइयों को अपना साथी बना लिया, अपने साथ कर लिया। क्योंकि इसके बाद मैं गई तो पापा और भाइयों ने भी माँ वाली बात की। मैंने उनको भी वही जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती। कई महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक माँ और घर वालों ने अपना पैतरा बदल लिया और फिर एक दिन माँ पापा के साथ मेरे ससुराल आ गईं। मैं समझी कि मिलने आई हैं, मुझसे बेटी का दर्द बांटने आई हैं, मगर वो तो मेरी सास और ससुर मेरे दूसरी शादी का जिक्र छेड़ने आए थे। मैं समझ गई कि बात अब मेरे ससुराल तक आ गई है। मेरे ससुर ने कहा कि मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि विधवा की जल्द से जल्द दोबारा शादी कर दी जाए, मगर असल मसला तो रूपाली का है। रूपाली की चिंता आप मत करें, माँ ने कड़े तेवरों के साथ कहा। हम इसे मना लेंगे, बस आप लोग इसे बहकाना बंद कर दें। इस घटिया इल्जाम पर न सिर्फ मेरे ससुराल वाले बल्कि मैं भी हैरत से माँ को देखने लगी। मैंने तड़प कर कहा, माँ क्या कह रही हैं आप? ये तो मेरे माँ बाप की तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं। अगर माँ बाप की तरह ख्याल रख रहे होते तो तुम्हें शादी पर तैयार करते यूँ सुकून से ना बैठे होते। मेरे ससुर ने बर्दाश्त करते हुए कहा, बहन आप हम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है। अगर भगवान न करे आपकी बेटी विधवा हो जाए तो क्या आप उसकी दूसरी शादी की चिंता नहीं करेंगे? औरत का सहारा कौन होता है? उसका पति। क्या इसको सहारे की ज़रूरत नहीं है? माँ ने इस अंदाज से कहा कि ये लोग गुस्सा हो गए। मेरी सास ने सिर्फ इतना कहा, बहन रूपाली आपकी बेटी है, अगर आप समझती हैं कि हम इसका भला नहीं चाहते तो आप इसका फैसला करने के लिए आज़ाद हैं। माँ ने कहा, मैंने यही सोचा है कि मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा। मेरे ससुर ने कहा, बहन आपने एक बात कर दी है तो एक बात हम भी कहेंगे। रूपाली की दूसरी शादी आप करवा सकते हैं, मगर बच्चे हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ये हमारा खून है। मैं फिर से तड़प गई। नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा, बच्चे आप शौक से रखे, और मुझे डांटते हुए कहा, तुम जज्बाती बातें कर रही हो। और इतनी सख्त मेरी माँ हो सकती थी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास भी कहने लगी, आप शौक से अपनी बेटी को ले जाएं, मगर मेरे बेटे के बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। मैं रोती रही, पीटती रही, यही सोचती रही कि मैं अपना हक इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि हमारे समाज में, हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी में औरत को कोई हक हासिल नहीं है। फिर मैंने भी मेरे माँ बाप, मेरे मायके वालों के फैसले पर सर झुका दिया। मुझे शादी करनी पड़ी। दिलीप का रिश्ता न्यूज़पेपर में आया था। उसने लिखा था कि किसी विधवा या तलाकशुदा से भी शादी स्वीकार है। भाई ने इसके बारे में माँ को बताया तो माँ खुश हो गई। उन्होंने फौरन दिलीप से बात की। उसकी एजुकेशन और उसका व्यवहार देखकर मेरी माँ तो उसके पीछे पागल हो गई। ये भी नहीं सोचा कि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर ले। बस अपनी विधवा बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो बदमाश अय्याश था। बाहरी रूप देखकर मेरी माँ ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। पहले दिन से ही दिलीप का बर्ताव मेरे साथ लिया दिया था जैसे जबरदस्ती उसने शादी की हो। दूसरे दिन मुझे अंदाजा हो गया कि इसके किचन में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने उसे कहा कि मुझे सौदा ला दे, मैं घर पर खाना बनाऊंगी, तो उसने कहा, क्या जरूरत है, बाहर से सब मिल जाता है, तीनों टाइम का बाहर से ले आऊंगा। जब मैंने कहा मुझे बाहर के खाने पसंद नहीं है, आप ले आओ सौदा, वो कहने लगा, मैं तो नहीं ला के दूंगा। इसके बाद मुझे उससे पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसका जवाब एक ही था कि वो मुझे सौदा लाकर नहीं देगा। शादी के वक्त भी वो सिर्फ एक जोड़ा लेकर आया था जिसमें मैं विदा होकर आ गई थी। उसने कोई गहना भी नहीं दिया था। मैं अपनी ही शादी का एक सेट पहनकर आ गई थी। ना जाने मेरी सिक्स सेंस थी या कोई और चीज़ कि भगवान मेरा साथ दे रहा था। इस बार मैंने अपने सारे गहने माँ के पास रखवा दिए थे कि बाद में ले जाऊंगी। शादी के एक हफ्ते बाद दिलीप ने मुझसे कहा कि चलो कहीं हनीमून पर चलते हैं। मैंने बेदली से कहाँ चलेंगे? पहाड़ी इलाके में। और फिर मैंने चाहते हुए भी हाँ कर दी। अब मैं अपने घर पहुंची तो माँ ने मेरी हालत देखकर कहा कि कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम। माँ को अब भी यही लग रहा था कि दिलीप बहुत अच्छा इंसान है। फिर उन्होंने कहा कि तुम पिंक के लिए तो बात करो, अभी वो बहुत छोटी है, वो उसे तुम्हारे साथ रखने पर तैयार हो सकता है। मैंने कहा कि वो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता। आपने मुझे गड्ढे में ढकेल दिया है, पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा। माँ कहने लगी, दिलीप अच्छा आदमी है। मैंने कहा, अभी तक आपके सामने उसकी बुराई नहीं आई है इसलिए ऐसा कह रही हैं। दिलीप सिर्फ 1 घंटा वहां पर रुका, खाने से मना कर दिया और मुझे भी लेकर निकल गया और घर वालों से कहा कि वो मुझे आज होटल पर डिनर करवाने के लिए लेकर जा रहा है। मगर उसने उसके बजाय फ्लैट पर मुझे छोड़ दिया और ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि घर में तो कुछ था ही नहीं। रात गए तक वो आया, आते ही करवट लेकर सो गया। कुछ ही देर में उसके खराटे गूंजने लगे। उस वक्त मुझे उसके खुले मुंह से अजीब सी स्मेल महसूस हो रही थी। मैं उस वक्त तो कुछ नहीं समझी। वो सो गया मगर मुझे भूख से नींद नहीं आ रही थी। सुबह तक जागती रही। वो 10 बजे उठा और आराम से 11 बजे तक नाश्ता लेकर आया। तब मैंने कुछ खाया और मेरी जान में जान आई। उसका तरीका ये था कि नाश्ते में कुछ ले आता, जो बच जाता वही मेरा दिन का खाना होता। रात को वो ऑफिस से आते हुए खाना ले आता। अगर कोई आ जाता तो बस मैं उसे चाय कॉफ़ी दे सकती थी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं घर में। 2 दिन बाद उसके कहे मुताबिक हम हनीमून पर रवाना हुए, लेकिन वो कुछ घंटे की ड्राइव के बाद होटल के बजाय किसी पुराने रेस्ट हाउस पर ले गया।
यहाँ कुछ कमरे थे और बहुत ही ज़्यादा पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। एक अजीब सा चौकीदार जो सारे काम करता था। जगह सुनसान थी और यहाँ फैमिली वाला माहौल नहीं था। मैंने देखा कि हर कमरे में एक मर्द और एक औरत है, जो शायद आपस में पति पत्नी भी नहीं थे। कमरे इस तरह के थे कि अंदर होने वाली बातें और आवाज़ें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने डरकर दिलीप से पूछा, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? क्यों, क्या बुराई है यहाँ? यहाँ का माहौल देख रहे हैं। हमें माहौल से क्या, हम तो एंजॉय करने आए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस उजाड़ से मकान में एंजॉय करने वाली क्या चीज़ है। रेस्ट हाउस जिस पहाड़ी पर था उसके चारों तरफ घना जंगल था और ऐसी झाड़ियाँ थी जिन पर कांटे थे। रास्ता बहुत ख़राब था। पहली रात आसपास से जिस तरह की आवाज़ें आईं तो मुझे यकीन हो गया कि यह अय्याशी का अड्डा है। सुबह होते ही मैंने दिलीप से कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। अभी हम नहीं जा सकते, उसने लापरवाही से कहा। प्लीज़ दिलीप, बस एक दिन की बात और है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे इस जगह से घिन आ रही थी। शाम होते ही वहाँ नए लोग आ गए और दिलीप भी कहीं चला गया। मेरा ख्याल था कि वो जल्द आ जाएगा, मगर उसे गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और फिर शोर शराबा हुआ। लोग ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे और उनमें दिलीप की आवाज़ भी शामिल थी। मैं घबरा कर बाहर आई तो दिलीप को 4 लोगों ने घेर रखा था। वो उससे झगड़ रहे थे। दिलीप, ये क्या हो रहा है? तुम अंदर जाओ, उसने तेज़ आवाज़ में कहा। मैं उन आदमियों के घूरने पर अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद दिलीप घबराया हुआ कमरे में आया और मुझसे कहा, सुनो, मैं एक चक्कर में फंस गया हूँ। मैंने कहा, कैसा चक्कर? मुझे इन लोगों को रकम देनी है। क्यों देनी है? कुछ पुराना मामला है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर इन्हें रकम न दी तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। दिलीप ने कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मेरे पास रकम नहीं है। तुम अपना गोल्ड का सेट दे दो। वो मैं नहीं दे सकती। रूपाली, समझने की कोशिश करो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरी जान और तुम्हारी इज्जत दोनों खतरे में है। उनका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे उनकी वो नज़रें याद हैं जिनसे उन्होंने मुझे देखा था। मैंने घबरा कर कहा कि ठीक है, आप दे दें, मगर इसके आगे उसने सुना ही नहीं और लपक कर मेरा सेट उतारने लगा। साथ ही कह रहा था कि थैंक यू रूपा, मैं जल्द तुम्हें इससे भी अच्छा सेट बनवा दूंगा। और मुझे यकीन था कि वो कभी मुझे ये सेट नहीं बनवा कर देगा। थोड़ी देर बाद जब वो सेट देकर वापस आ गया तो कहने लगा कि शुक्र है कि मेरी जान छूट गई। मैंने उससे कहा कि ये क्या मामला था, क्या चक्कर था, क्या आपने उनसे उधार लिया था? वो कहने लगा, नहीं, बिजनेस का कोई चक्कर था। और फिर जब हम दोनों सो गए तो आधी रात में मेरी आँख खुली। दिलीप कमरे में नहीं था। मैं घबरा कर उठी क्योंकि वॉशरूम की लाइट बंद थी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दिलीप चाबी लेकर गया था। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और बाहर झाँका। बाहर कोई नहीं था, ना कोई आवाज़ आ रही थी। अचानक मुझे हंसी की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा कि दिलीप हंसा है। मैं बाहर निकली तो मुझे आखिरी कमरे से उसकी आवाज़ और कुछ आदमियों की आवाज़ आने लगी जो इस सेट के मिलने पर खुशी मना रहे थे और वो सब नशे में डूबे हुए थे। पहली बार मुझे पता चला कि दिलीप शराब पीता है। वो कमरे में आया तो मुझे जागते हुए देखकर ठिठका, तुम जाग रही हो? हाँ, आप कहाँ चले गए थे? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर चला गया था। उसने संभल कर कहा। मेरा दिल चाहा कि मैं इसे बता दूं कि वो असल में कहाँ था, मगर मैं चुप रही और मुझे यकीन हो गया था कि इसने मेरा सेट हथियाने के लिए ड्रामा किया था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे उसकी बातों में आकर अपना कीमती सेट इसके हवाले कर दिया। दूसरे दिन जब हम घर लौट आए तो शाम को ही दिलीप वो मुझे लेकर घर मैके आ गया। माँ ने मेरे गले में सेट न पाकर कहा कि रूपा, तुम्हारा सोने का सेट कहाँ आ गया? वो आपके दामाद ने मुझसे छीन लिया है, बल्कि छीना गया है, और मुझे दिलीप पर शक है। माँ हैरान रह गई। वो ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे लगता है उसके लिए आप लोगों की आंखों पर पट्टी बन गई है। मैंने गुस्से से कहा। क्या उसने शादी के बाद से कोई एक भी नॉर्मल काम किया है? बस एक जोड़ा ले आया, रिसेप्शन भी उसने नहीं किया। और आप यकीन करें, शादी के बाद उसने मुझे एक चीज़ भी लाकर नहीं दी। मैं सब चीज़ें पुरानी इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ तक कि घर में सौदा तक नहीं लेकर आता, तीनों वक्त का बाहर से आता है। ये सुनकर माँ को गुस्सा आ गया। आने दो, मैं पूछती हूँ उससे। रात में जब वो मुझे लेने आया तो माँ ने उसे पकड़ा और तब उसने बहुत रूखेपन से कहा कि ये मेरा और रूपाली का मामला है, इसमें कोई तीसरा दखल न दे। माँ उसके लहजे और व्यवहार पर हैरान रह गई कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो। जिस तरह की बात की जाएगी मैं उसी तरह जवाब दूंगा। मैं आपका दामाद हूँ, आपने अपनी बेटी के लिए मुझे खरीदा नहीं है। इस बार पापा और भाई भी बिगड़ गए। उन्होंने दखल दिया तो वो उखड़ गया। उसने मुझसे कहा कि चलो, बहुत शौक था ना तुम्हें अपने घर आने का, मेरी बेइज्जती करवाने का। घर आकर वो मुझ पर बरस पड़ा। तुमसे इतनी सी बात छुपाई नहीं गई, फौरन जाकर अपने घर वालों को लगा दी। वो कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मैंने कहा, आप भूल रहे हैं, मेरी माँ ने ही आपको चुना है मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे कोई गुलाम नहीं बना लिया। आपने मेरा सेट लिया है, सोने का सेट लिया है। वो मेरा नहीं, मेरे स्वर्गीय पति की अमानत है, मेरे बच्चों की अमानत है। मेरे पास उसकी निशानी थी। तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है। उसने उंगली उठाकर हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मेरे अंदर जैसे खतरे की घंटी बजने लगी। तो क्या अब इसकी नज़र मेरी बाकी गहनों और ज़मीन और बैंक अकाउंट पर है?
हालांकि मैंने इसे बताया नहीं था कि मेरे नाम ज़मीन और कैश भी है, लेकिन हो सकता है किसी तरीके से इसे ये बात पता चल गई हो। और कुछ दिन बाद मुझे जो शक था वो यकीन में बदल गया, क्योंकि वो मुझसे पैसे मांग रहा था सौदा लाने के लिए, और कहा कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो निकाल कर लाओ। मैंने कहा कि वो मेरे बच्चों के पैसे हैं, मैं नहीं लाऊंगी। और फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला, माँ को कॉल करने जा रही थी कि उसने अचानक झपट कर मुझसे मोबाइल ले लिया और दीवार पर दे मारा, और फिर मुझे गर्दन से पकड़ लिया। गाली देते हुए पास आकर बोला, तू क्या समझती है, मेरी शिकायत करेगी अपनी माँ से? वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी बुढ़िया? तुम लोगों को पता नहीं मैं क्या करूंगा। उसने ये कहती अचानक अपना सर मेरे माथे पर मारा और मेरा सर चकरा गया। मैं बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे, बहुत ही गंदे कमरे में थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खोलो वरना मैं इसको तोड़ दूंगी। तभी दिलीप की आवाज़ आई, अगर तुमने ये दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की तो याद रखना दरवाज़ा फिर कभी नहीं बंद होगा, और फिर उस जगह तुम्हें भेजूंगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उसने बड़ी बेरहमी से कहा, मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? वो कहने लगा, ताकि तुम सीधी तरीके से मेरी बात मान लो। मैंने कहा, कौन सी बात? मैं कुछ पेपर्स दूंगा, उन पर साइन करो। और वो बोला, दूसरे तुम अपने बैंक अकाउंट की रकम मेरे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगी। किसी तरह नहीं, मैंने गुस्से में कहा। वो सब मेरे बच्चों का हक है, मेरे पति की निशानी है। वो कहने लगा, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि तुम कहाँ हो और यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। मैं उसे घूरने लगी, तुम घटिया तो हो लेकिन साथ ही नीच भी हो सकते हो, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इज्जत हूँ, ये सब बकवास है। लापरवाही से वो बोला और हाथ से माल का इशारा किया, असल अहमियत इसकी है, अगर मैं तुम्हारी बात न मानूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी बैंक का टाइम बाकी है। वो मुझे मेरे बैंक तक ले आया, क्योंकि मेरे पास दुपट्टा और पैरों में पहनने का कुछ नहीं था, इसलिए उसने मेरे लिए दुपट्टा और एक सैंडल लिया। हम बैंक में दाखिल हुए। अंदर आते ही मैं तेजी से बैंक मैनेजर आशुतोष जी के कमरे की तरफ बढ़ी। वह अनिकेत का दोस्त था और मुझे पहचानता था। दिलीप ने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ, और वो वहीं खड़ा रह गया। आशुतोष ने मुझे यूँ आते देखकर कहा कि भाभी आप? आशुतोष भाई प्लीज़ आपने अपने गार्ड से कहें कि उस इंसान को पकड़ ले, वो मुझे गन पॉइंट पर यहाँ लाया है। ये सुनते ही आशुतोष भाई ने अपनी टेबल के साथ लगा हुआ एक बटन दबा दिया तो बाहर अलार्म बजने लगा और गार्ड ने फौरन सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद उन्होंने आशुतोष भाई के कहने पर दिलीप को घेर लिया। वो डिटाई से कह रहा था कि मुझे क्यों पकड़ा है। मैं आशुतोष भाई के साथ बाहर आई तो मैंने उनसे कहा कि आशुतोष भाई, ये मेरा पति है, इस वक्त ये मेरे बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने आया है। मुझे पकड़ कर ले गया था, अगवा कर लिया था। इसके पास एक फाइल है जिसमें ज़बरदस्ती मुझसे मेरी ज़मीन के पेपर्स अपने नाम करवाने के लिए कह रहा है। इसकी तलाशी लो, आशुतोष भाई ने गार्ड से कहा। तो उन्होंने उसकी तलाशी ली और सचमुच उसके पास एक पिस्तौल निकल आई। गन देखकर तो वहाँ पर सनसनी फैल गई। फौरन पुलिस को कॉल की गई। पुलिस वाले आए और इस अय्याश बिगड़े हुए जलील इंसान को पकड़ कर ले गए। 8 साल की उसको सजा हुई, और इस तरह एक अक्लमंदी दिखाकर मैंने अपने आप को दिलीप जैसे गुंडे से बचा लिया। दिलीप के खिलाफ अदालत में केस चलना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने तलाक लेने का इरादा कर लिया था और मेरी तलाक हो गई। वो सोने के सेट के बारे में मुकर गया था। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। खैर, उससे जान छूट गई थी। खुशी मुझे इस बात की थी कि आज मैं अपने बच्चों से मिलने वाली थी। मेरी बेटी पिंकी तो मुझसे ऐसे चिमटी कि 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। फिर मेरे ससुर और सास की तरफ से मुझे पैगाम आया कि अगर मैं वापस आना चाहूँ तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैंने माँ की बजाय पापा से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा बिल्कुल तुम जाओ, वो बहुत अच्छे लोग हैं। माँ ने सुना तो वो बिगड़ गई कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अपने सास और ससुर के पास जाने की। लेकिन अब उनकी एक नहीं चलने वाली थी। मैं अपने ससुराल में आकर रहने लगी। मेरे सास और ससुर, मेरा छोटा देवर अरुण मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अनिकेत के बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है, मगर मैं अपने बच्चों को देखकर खुशी से ज़िंदगी जी रही हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय